बबल टी मैंने अपना होमवर्क कर लिया बच्चों। तब होली कैसी बीती बच्चों? मेरा नाम रजनीश कुमार। प्लम्बिंग में आज का दूसरा क्लास है। पिछले क्लास में हमने देखा था चिनाई संबंधी औजार एवं सामग्री। रिकैप में थोड़ा जाते हैं ताकि आपने पिछले क्लास में क्या पढ़ा है एक बार मेमोराइज हो जाए। ठीक है, हमने पिछले क्लास में चिनाई संबंधी औजार एवं सामग्री पढ़ा था। हमने चिनाई के बारे में जाना था, चिनाई क्या है, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है या हमने पहले पढ़ा था पिछले क्लास में। ब्रिक वर्क से रिलेटेड जो भी काम है, ईंट के जोड़ाई से लेके जो भी काम है, ईंट के पुचारा, ईंट के प्लास्टर, ये सब चिनाई वर्क में ही आते हैं। तो पहले हमने ईंट के बारे में भी थोड़ा सा रिकैप पढ़ा था उधर, और फिर इस बार उसके बाद उसमें यूज होने वाले टूल्स पढ़े। टूल्स में हमने क्या क्या पढ़े? एल स्क्वायर, स्पेड, फावड़ा। एल स्क्वायर से हम लोग 90 देखते हैं, फावड़ा कोड़ने के काम आता है, प्लम बॉब वर्टिकलिटी चेक करते हैं, वर्टिकली 90 चेक करते हैं प्लम बॉब से। बसुली हो गया, हैमर की तरह होता है बसुली। ट्रॉवेल करनी हो गया, मिस्त्री के हाथ में हमेशा करनी रहता है। स्ट्रिंग, धागा, दो लेबल को मिला के, धागा को मिला के काम करता है। हॉरिजॉन्टल इधर उधर ना हो पाए, हॉरिजॉन्टल मिस ना हो पाए, इसके लिए धागा इस्तेमाल करता है, और वर्टिकल मिस ना हो पाए इसके लिए प्लम बॉब का इस्तेमाल करता है। यानी कि हॉरिजॉन्टल 90 देखने के लिए स्ट्रिंग का यूज करेगा और वर्टिकल 90 देखने के लिए प्लम बॉब का यूज करेगा। फिर हमने चिज्जल एक तरफ शार्प एंड होता है, चिज्जल से कोई चीज को लगा के ऊपर से हैमर लगाते हैं तो वहां का एरिया खुद जाता है, टूट जाता है। चिजल हैमर साथ ही काम होते हैं। सब्बल, जहां इन दोनों से काम नहीं होता है वहां सब्बल से काम लिया जाता है। सब्बल थोड़ा सा लंबा होता है, 1 मीटर का, हार्ड मटेरियल का होता है और उसका वजन बहुत ज्यादा होता है। तो आदमी के स्ट्रेंथ के साथ उसका खुद का वजन भी दीवार को तोड़ने या गड्ढे को खानने में मदद देता है। स्क्रीन से मतलब छननी हो गया, चलनी बालू को चालने के लिए रखते हैं ना साइड पे, वही चलनी है। सब आपका देखा हुआ ही है, सब आपके आसपास कहीं ना कहीं देखा हुआ है। यही चीजें आपके सिलेबस में आ गई है तो थोड़ा सिस्टमेटिक देख लेना है, इन चीजों को याद रखना है। यही सब चीजें ये बेसिक है, इनमें से कोई छोटा सा चीज ही पूछ लेगा, जैसे स्पिरिट लेवल पूछ लेगा कि क्या काम आता है। तो स्पिरिट लेवल है कि लेबल मिलाने के काम आएगा। अब उसमें लिक्विड है, एक बुलबुला छोड़ा हुआ है, भगवान के बनाए नियम के अनुसार ये है कि बुलबुला हमेशा ऊपर रहेगा। तो जैसे ही लेबल खराब होगा, अगर स्लोप इधर की तरफ है, ऐसे है स्लोप, तो बुलबुला उधर भाग जाएगा, स्लोप ऐसे है तो बुलबुला इधर भाग जाएगा। तो ये बराबर स्लोप तभी रहेगा जब बुलबुला बीच में रहेगा। तो हमने भगवान के नियम को अपने अनुसार बना लिया और एक स्पिरिट लेवल में डाल दिया भगवान के नियम को। फिर बबल ट्यूब है उसी तरह से। तो हम अब आगे पढ़ते हैं। टूल्स हमने देख लिए, अब हम मटेरियल देखेंगे। ठीक है, मटेरियल्स पहले हम ये बता दें, माइंड मैपिंग करते हैं कि मटेरियल्स में क्या क्या देखेंगे। पहला हम लोग लाइम देखेंगे, चूना, चूने से ही सीमेंट बनता है। चूने में थोड़ा सा और इंजीनियरिंग करके और उसमें रिसर्च हुए तो उसकी स्ट्रेंथ थोड़ी ज्यादा आने लगी, तो उसे चूना नाम दिया, उसे सीमेंट नाम दिया गया। उसके बाद इसीलिए हम लोग चूने के बाद सीमेंट को पढ़ेंगे। सीमेंट में फिर बालू मिलाया जाता है, सीमेंट में बालू मिला देंगे, फिर पानी मिला देंगे तो बन जाता है मोर्टार। तो हम लोग इसके बाद फिर मोर्टार के बारे में पढ़ेंगे, या मसाला, इसी को कहते हैं मसाला। सैंड का बालू हो गया, सीमेंट ही रहता है। हिंदी इंग्लिश से उम्मीद है कि आपको पिछले क्लास में भी कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, और यहाँ भी अब भी कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि अगर प्योर इंग्लिश लिखा जाए या प्योर हिंदी लिखा जाए, दोनों ही स्थितियों में ना हमको बढ़िया बड़े अच्छे से बता पाएंगे ना आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो बेहतरीन यही है कि जो चीजें हमारे आम जीवन में चल रही हैं और कुछ किताबों में जुड़ी हुई
टर्म्स है उन सबको लेके चलेंगे, ठीक है। लाइम, सीमेंट, सैंड, मोटार। तो जब मसाला बन जाएगा तो मसाले से चिनाई का काम करेंगे, ईंट की जोड़ाई करेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ब्रिक्स। ब्रिक्स का बेसिक हमने पहले इसके पिछले कक्षा में पढ़ रखा है। अगर आपकी लेक्चर अपलोड नहीं हुए होंगे तो मैं करवा दूंगा कह के, या इसको फिर हम बाद में पढ़ भी लेंगे। हम दो बार ब्रिक को पढ़ेंगे, अगली बार थोड़ा और अच्छे से पढ़ेंगे। ब्रिक ही मेन आपको ज्यादातर पढ़ना है। ब्रिक के बाद फिर एग्रीगेट। अगर सीमेंट सैंड में एग्रीगेट गिट्टी मिला दिया जाए, सिर्फ सीमेंट सैंड अगर मिला हो, सिर्फ ये दोनों मिला हो तो इसको कहते हैं मोर्टार। लेकिन अगर इन दोनों के साथ इसको भी मिला दिया जाए तो ये बन जाएगा कंक्रीट, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग कंक्रीट पढ़ेंगे। ये तो समझ गए कि अगर ये इन दोनों को मिला देंगे तो मसाला बनेगा। मसाले से क्या काम होगा? मसाले से जोड़ाई का काम होगा, प्लास्टर का काम होगा, टीप भरने का काम होगा, मेंटेनेंस का काम होगा। मसाले का काम आप सब समझ ही रहे हैं। कंक्रीट का काम अलग होता है, मोर्टार का काम अलग होता है। कंक्रीट स्ट्रेंथ प्रदान करता है और मोर्टार उस चीज को फील करता है और स्ट्रेंथ भी देता है, पर स्ट्रेंथ ज्यादा कंक्रीट में रहता है। ये जैसे हमारी हड्डी के ऊपर मांस है, उसी तरह से घर में जब ईंट बनता है, ईंट से जो घर बना हुआ है, ईंट के ऊपर हम लोग जब प्लास्टर कर दिए तो हमारे स्किन की तरह या मांस की तरह चढ़ गया लेप, तो सुंदर लगने लगता है। तो इतनी सारी चीजें पढ़ेंगे कंक्रीट, एग्रीगेट, ठीक है। आइए हम अब लाइम पढ़ते हैं एक एक करके। सबके बारे में हम लोग लाइम कैसे बनता है, कहाँ से आता है, इसके रॉ मटेरियल क्या है, टाइप्स क्या है, यूज क्या है। उसी तरह से सीमेंट में पढ़ेंगे, सीमेंट कैसे बना इसके कुछ बेसिक्स देख लेंगे, और इसके रॉ मटेरियल क्या है ये देख लेंगे। ये कैसे बना, इसके टाइप्स कितने हैं, कहाँ यूज है। सैंड बहुत हल्का है फिर भी पढ़ लेंगे। मोर्टार में अलग अलग ग्रेड होते हैं, अलग अलग ताकत के अनुसार इनको डिवाइड किया जाता है, अलग अलग रेशियो के अनुसार कितना बालू कितना मिलाने पे कौन सा मोर्टार बनेगा। तो अगर सीमेंट कम ज्यादा करने से मोर्टार की ताकत कम ज्यादा होती रहती है, तो किस ताकत वाले मोर्टार बनाने के लिए कितना सीमेंट कितना सैंड चाहिए, उसके लिए हम लोग मोर्टार में पढ़ेंगे। अलग अलग ग्रेड होते हैं मोर्टार के। फिर ब्रिक्स में हम लोग ब्रिक्स में ढेर सारी चीजें पढ़ेंगे। ब्रिक्स में ब्रिक्स के ज्वाइंट्स अलग अलग, जैसे किस तरह से ब्रिक्स को जोड़ेंगे तो वो कौन सा ज्वाइंट कहलाएगा, कौन सा डिजाइन कहलाएगा, अंग्रेज को लोग क्या यूज करते थे, हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, कितने तरह से ईंट की जोड़ाई किया जा सकता है, और किस में सुंदरता ज़्यादा है, किस में ताकत ज़्यादा है, ये सब चीज़ें देखेंगे। 5 इंच वाली दीवार में किस तरह की ईंट लगेगी, 10 इंच वाली और 15 इंच वाली, सब अलग अलग रहता है और सब में कुछ खास टेक्निक से ही अलग हो जाते हैं, इसलिए इसके बारे में थोड़ा ज़्यादा पढ़ना है। एग्रीगेट भी सैंड की तरह बहुत हल्का पढ़ना है। और जिस तरह से मोर्टार में अलग अलग ताकत और अलग अलग सीमेंट सैंड रेशियो के अनुसार मोर्टार बनता है, उसी तरह से सीमेंट सैंड और एग्रीगेट इन तीनों के रेशियो को अगर ऊपर नीचे किया जाए तो कंक्रीट बनता है। तो कंक्रीट के भी अलग अलग ग्रेड होते हैं जो इन तीनों के 2, 3 और 6 सीमेंट सैंड और एग्रीगेट के अलग अलग रेशियो पे निर्धारित होते हैं। इसको भी हम लोग देखेंगे। फिलहाल हम लाइम देखते हैं। केमिकल नेम CaO, इसको कैल्शियम ऑक्साइड भी कहते हैं। हिंदी में क्या लिखिएगा, इसको हिंदी में भी ऐसे लिख दीजिएगा, कैल्शियम ऑक्साइड।
रासायनिक नाम। ठीक है, ये भी बाइंडिंग का काम करता है। क्या है? बाइंडिंग मटेरियल, बंधक पदार्थ। मतलब कि दो चीजों को अगर पत्थर जोड़ रहे हैं तो पत्थर के बीच में अगर लाइन भर दें तो उन दोनों पत्थरों को जोड़ देगा, बांध देगा। ईंट के बीच में डाल दें तो ईंट को बांध देगा। दो किसी भी चीज के बीच में, कंकड़ पत्थर लकड़ी के बीच में डाल दें तो उन चीजों को बांध देता है, उन दोनों के बीच जाके खुद को सेट हो जाता है। तो इस तरह से वो उन दोनों को जकड़े रहता है, इसलिए इसको बाइंडिंग मटेरियल या बंधक पदार्थ कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कहाँ पाया जाता है। पाया जाना, तो जैसे शेल, कंकड़ पत्थर, कंकड़ पत्थर, चूने के पहाड़ होते हैं, चूना पत्थर के पहाड़। ये चूना कुछ और नहीं, बस हमारे घरों में जो मार्बल लगे होते हैं वो चूना पत्थर ही है, मार्बल ही चूना पत्थर है। अब बहुत अच्छी क्वालिटी का मार्बल चूना पत्थर है तो वो घरों में लगाने के काम में आ गया। जो क्वालिटी खराब में है तो उससे बनाया जाने लगा। और कंकड़ पत्थर भी उसी में, कंकड़ पत्थर से भी चूने बनाए जाते हैं। सेल ये समुद्री जीवों के ऊपर वाले, उनके चमड़ी होते हैं, ऊपर वाले हार्ड शेल होते हैं, ऊपर वाले खोल होते हैं, शेल चूना पत्थर के पहाड़ में पाया जाएगा। ये सब इसके रॉ मटेरियल हैं। यही रॉ मटेरियल है। कैसे बनाया जाएगा? बनाया जाना, तो रॉ मटेरियल को, अब रॉ मटेरियल मतलब सेल, कंकड़ पत्थर, चूना के पत्थर के पहाड़ वहां से तोड़ के लाएंगे। इन सब चीजों को गर्म किया जाता है 900 डिग्री सेल्सियस तक, भट्टी में तपाया जाता है। इसका नाम होता है कैल्सिनेशन। अभी बताएंगे कैल्सिनेशन क्या है। फर्नेस में, भट्टी में पकाया जाना, भट्टी में पकाया जाना। अगर ऐसे तीर लगा के ये त्रिभुज का निशान दे दिया जाए, इसका मतलब ये होता है कि 900 डिग्री सेल्सियस है और इसको गर्म किया जा रहा है। ठीक है, ये टेक्निकल चीजें हैं जो आप 9th-10th में पढ़े होंगे। तो 900 डिग्री पे सेल्सियस पे गर्म करेंगे तो ये टूट जाएगा CaO और CO2 में। यहां पे रॉ मटेरियल ये CaCO3 के रूप में रहता है, CaCO3 के रूप में। इसको गर्म करेंगे CaO और CO2 के रूप में टूट जाएगा। ये जो इसको कैल्सिनेशन कहते हैं। ये जो बनता है इसके भी अलग अलग नाम है और अभी हम लोग आगे देखेंगे। नोट में एक चीज आप लिखिए, ठीक है? इतना आप लोग अभी वीडियो को स्टॉप करके लिख लीजिएगा, हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, बनाया जाना केमिकल नेम, ठीक है, इतना पढ़ लिया। कैल्सिनेशन देख लेते हैं नोट में कि कैल्सिनेशन क्या है। ऑक्सीजन O2, O2 की अनुपस्थिति में, O2 की अनुपस्थिति में जब गर्म किया जाए, गर्म किया जाए, गर्म किया जाना ही कैल्सिनेशन है।
किसी भी चीज को या कोई भी आप काम कर रहे हैं जहां पे ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं है, ऑक्सीजन की उपस्थिति कब नहीं होगी, जब उसको हम किसी क्लोज चैम्बर में रख के नीचे से गर्म करेंगे, तो वही कैल्सिनेशन है। अब इसमें कैल्सिनेशन के माध्यम से ये टूट जाता है, अगर हवा दे देंगे तो ये कुछ और बन जाएगा, ऑक्सीजन वहां मिल जाएगा, तो इसलिए एक क्लोज चैम्बर में इसको गर्म किया जाता है, उसको कैल्सिनेशन कहते हैं। आगे इसमें एक और टर्म आएगा हाइड्रोलिसिटी, वो भी आप जान जाइए। हाइड्रोलिसिटी ऐसा गुण जिसमें पानी की बहुत हल्की उपस्थिति, जैसे कि कहाँ, डैम्पनेस, डैम्पनेस डैम्पनेस मतलब होता है नमी युक्त जगह, नमी युक्त जगह। डैम्पनेस हो, नमी युक्त जगह हो, अंडर वाटर का काम करना हो, अंडर वाटर, या नो एयर वेंटिलेशन, ऐसा गुण जिसमें डैम्पनेस, अंडर वाटर, नो एयर वेंटिलेशन, ऐसे कंडीशन में, इन कंडीशन में सेट हो जाए, जम जाए, सेट हो जाए या जम जाए, सेट हो जाने का गुण ही, ऐसा गुण जिसमें डैम्पनेस, अंडर वाटर, नो एयर वेंटिलेशन कंडीशन में सेट हो जाने का गुण ही क्या है, हाइड्रोलिसिटी है, हाइड्रोलिसिटी है। तो हमने यहां हाइड्रोलिसिटी इसलिए पढ़ा क्योंकि यह गुण चूने में पाया जाता है। चूना जो है कि अगर हम उसको खुले में छोड़ दें कुछ दिन तक, अगर चूने का बोरा लाएं और उसको बोरी को खोल के या डाल के गिरा दें, सोचेंगे कि हम 10 दिन बाद काम कर लेंगे, तो एयर से नमी को सोख लेगा और सोख के वो सेट हो जाएगा, फिर वो किसी काम का नहीं रहेगा, वो छोटे छोटे लंप बन जाएंगे, फिर से वो कंकड़ बन जाएगा, जिस कंकड़ से चूने को बनाया गया था फिर से वही सेम कंकड़ बन जाएगा। एक थोड़ा सा एक और पॉइंट देख लेते हैं, स्लैकिंग क्या होता है। ये सब चीजें बाद में आएंगी, तो हम सोच रहे हैं कि पहले से आपको ये चीज पता हो, तो जैसे ही हम टर्म बताएंगे आपके माइंड में क्लिक कर जाएगा, ये अच्छा अच्छा हाइड्रोलिसिटी है, अच्छा स्लैकिंग है, अच्छा कैल्सिनेशन है। तो इसलिए मैं थोड़ा बता दूं ना, स्लैकिंग क्या है। ऐसे देखिए स्लैकिंग को, जब चूना को बनाया जाता है गर्म करके, जैसे रॉ मटेरियल था, रॉ मटेरियल को 900 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किए, कैल्सिनेशन किए, तो क्या बन गया, CaO प्लस CO2। ये CaO ये क्विक लाइम है, क्विक मतलब बहुत सबसे पहले, तो सबसे पहले यही बना इसलिए इसका नाम क्विक लाइम है। इसकी और भी लाइम है, रिच लाइम, इसको क्विक लाइम बोलिए, रिच लाइम बोलिए, फैट लाइम बोलिए, लिख ही देता हूं, रिच लाइम बोलिए, फैट लाइम बोलिए। ठीक है, तो अब ये बना जब क्विक लाइम, इसमें जब पानी मिलाएंगे CaO प्लस, पहले मैं आपको भाषा में लिख दूं फिर ये इक्वेशन लिखूंगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। चूने में, ताजा चूने में, ताजा चूने में पानी मिलाकर बुझाने की प्रक्रिया ही स्लैकिंग है। ठीक है, तो ताजा चूना क्या था, CaO था। हाँ, यहां से अब इसी से ये तार जोड़ लीजिए, CaO ताजा चूना था, क्विक लाइम था, इसमें अब क्या मिला दिए, पानी मिला दिए, पानी का केमिकल फॉर्मूला H2O, क्या बन जाता है, CaOH होल 2 प्लस
कार्बन डाइऑक्साइड CO2 भी निकलेगा, यहाँ पे हीट भी निकलेगा। कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम मात्रा में निकलता है, हीट निकलेगा। जितना हीट यहां दिए थे, इसके पहले हमने देखा था कि CaCO3 को 900 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किए थे। हाँ, ये 900 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किए तो क्विक लाइम बना। तो जब इसमें पानी डालेंगे तो जितना ताप ये लिया था, जितना तापमान ये सोखा था, उतना तापमान पानी डालने के बाद फिर ये निकालने लगता है हीट। ये भी कम से कम 600 से 700 डिग्री सेल्सियस तक तापमान निकलता है। तो ये जैसे ही उसमें डालेंगे तो एकदम खदखदा के खौलने लगता है, बबलिंग होने लगता है, और वहाँ हीट का इमर्जन होता है, हीट निकलता है। इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कहते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में इसका भरपूर एग्जाम्पल, जहाँ भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन पढ़ते हैं, ऊष्माक्षेपी रिएक्शन, ऊष्माक्षेपी रिएक्शन का जो हिंदी होता है आप जस्ट समझ लीजिएगा। ऊष्माक्षेपी रासायनिक प्रक्रिया जो होती है उसमें इसका एग्जाम्पल दिया जाता है, इसीलिए क्योंकि जब चूने में पानी मिलाया जाता है तो COH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और उसके साथ ढेर सारा मात्रा में हीट निकलता है, करीब करीब 600 से 700 डिग्री सी। तो जितना तापमान यहाँ देते हैं उतना ही तापमान यहाँ निकल जाता है। तो इसीलिए इसको एक लोग लोकल लैंग्वेज में लोग बोलते हैं कि प्यास बुझाने की प्रक्रिया। तो ताजे चूने में इतनी प्यास रहती है, अब इतना पानी डालना, तब तक पानी डालना है जब तक कि इतना तापमान न निकल जाए। तो इसे ही स्लैकिंग कहते हैं, चूने में पानी मिलाकर बुझाने की प्रक्रिया। तो चूना है, पानी मिला दिए, CH Hol2 बन गया, हीट निकल गया। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन या ऊष्माक्षेपी। यहां पे ऊष्मा शोषी रिएक्शन था, यहां पे ऊष्मा हम दे रहे थे, ऊष्मा शोषी। अब यहां पे ऊष्मा निकल गया तो यहां पे ऊष्माक्षेपी। ये इंडो हो गया, इंडोथर्मिक। और ये एक्सोथर्मिक, सीधी सी बात है, ठीक है। तो ये स्लैकिंग प्रक्रिया हो गया। इसमें एक और जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है वो ये पॉइंट पूछा जाता है कि जब आप स्लैकिंग करते हैं, ये जो लाइम बनेगा क्विक लाइम, चलिए इसको हम फिर से, अब स्लैकिंग, ये तीनों पॉइंट पढ़ लिए। ये आपको हमेशा याद रहना चाहिए कि ये क्या है। कैल्सिनेशन, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गर्म किया जाने की प्रक्रिया ही कैल्सिनेशन है। हाइड्रोलिसिटी, डैम्पनेस या कम पानी की अनुपस्थिति, अंडर वाटर या नो एयर वेंटिलेशन कंडीशन में सेट हो जाना, जम जाना, कड़ा हो जाना, यही गुण हाइड्रोलिसिटी है जो चूने में पाया जाता है। इसलिए यहाँ पे हमने देखा स्लैकिंग, उस नए चूने की बनने के बाद उसमें पानी मिलाकर उसकी प्यास को बुझाया जाता है, उसको बुझाने की प्रक्रिया कहते हैं। तो इसीलिए इसको बुझा हुआ चूना भी बोलते हैं। बुझा हुआ चूना ये हो गया, ये तुरंत ताजा चूना हो गया, क्विक लाइम हो गया, अनबुझा चूना। ये बुझा हुआ नहीं है क्योंकि इसमें पानी नहीं डाला है, इसमें हमने पानी डाल दिया तो ये बुझा हुआ चूना हो गया। तो ठीक है, इतना के बाद हम आगे इसमें एक पॉइंट ये देख लेंगे, यहीं पे लिख लीजिए। बुझने के बाद या आफ्टर स्लैकिंग 2.5 गुना आयतन वृद्धि बुझने के बाद चूने में, अनबुझे चूने में, अनबुझे चूने में 2.5 गुना आयतन की वृद्धि होती है। ठीक है, ये पॉइंट पूछा जाता है कि जैसे ऑप्शन दे देगा 2, 3, 4, 5, तो आपको 2 पे टिक लगाना है। एग्जैक्ट 2.5 दे दिया तो 2.5 सही है, ठीक है। लेकिन जब पानी मिलाते हैं तो 2.5 गुना आयतन बढ़ जाता है। कभी आप इसको ट्राई मत कीजिएगा कि एकदम ताजा चूना बना है उसको हाथ में लेके पानी में हाथ मत डुबा लीजिएगा, नहीं तो पूरा ये हाथ आपका वो अपरस जैसा खराब देगा ये चीज। इसमें इतना तापमान होता है। हल्का महसूस आपको तब होता होगा जब आप सर्फ को हाथ में लेके, डिटर्जेंट को हाथ में लेके पानी में डालते हैं तो आपको गर्म महसूस होता होगा, क्योंकि उसमें भी थोड़े ये मात्रा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की मात्रा रहती है, चूने की मात्रा रहती है,
कार्बोनेट रहता है उसमें, इसलिए वहां पे तापमान वृद्धि होता है। ठीक है, साफ करते हैं, आप वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा। एक चीज आपको बताना चाह रहे हैं, आप लोग अच्छे से नोट्स बनाइए, और क्योंकि आपके पास जो नोट्स रहेंगे वही आपके काम आएंगे। कोई कितना भी बार बार किताब पढ़े, अंडरलाइन करे, उसमें खूब ढेर सारा डिजाइन बनाए, वो फायदा करता है एक मामले में, लेकिन अगर वो नोट्स आपका रहेगा तो कभी भी आप नोट्स पलटेंगे, क्योंकि उस पर एक बार काम कर लिया चुका है। पहले तो देखा गया है, सुना गया है, फिर लिखा गया है। देखना, सुनना, फिर लिखना, ये इतना काम हो चुका है आपका। उसके बाद अब सिर्फ रिवाइज करना काम बचता है, इसलिए आपको नोट्स बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आप नोट्स जितना अच्छा बनाइए, जितना सुंदर बनाइए, वो आपके काम आएगा, आपके हमेशा भविष्य के लिए मददगार रहेगा। और अब ये नोट्स ना पढ़ के सोचेंगे कि हम बहुत बढ़िया नोट्स या डाउनलोड कर लें, किसी से खरीद लें, किसी का मांग लें, तो उसमें सिर्फ आप ये सुने हुए तो हैं, लेकिन किस स्टाइल में, वो आपका सेल्फ स्टाइल रहता है। आपका नोट्स आपका सेल्फ स्टाइल रहता है, आपको सब कुछ याद रहता है कि हमने कहाँ पे कौन सा पॉइंट लिखा था। तो जब भी दिक्कत होता है आप तुरंत देख लेते हैं उसमें। और दूसरे का नोट्स रहेगा तो आज आज आप पढ़े, फिर कल वो मांग लिया, फिर कल दूसरा कोई पढ़ा, तो आपका कॉन्सेप्ट इधर उधर होते रहता है। आपको कॉन्सेप्ट सब पता रहेगा पर याद नहीं रहेगा, आपके माइंड में बैठा नहीं रहेगा वो चीज़। लेकिन अगर ये चीज़ करते हैं, आप खुद का नोट्स बनाते हैं और बार बार उसको रिवाइज करते हैं, रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट है। ये सब एक बार जरूरी है, लेकिन रिवीजन बार बार जरूरी है। तो आपके पास नोट्स होने चाहिए, रिवाइज होने चाहिए बार बार, तभी आपके दिमाग में ये सब चीज़ें बैठेंगी, कंपटीशन आपका निकलेगा। मेन उद्देश्य कंपटीशन ही है, वैसी जानकारी का कोई मतलब नहीं जो आपको 4 पैसे कमा के ना दे। इसलिए आप कंपटीशन निकालने के हिसाब से पढ़ाई कीजिए। और सिस्टम से ऐसा दिशा निर्देश दिया गया है कि जो बच्चा अच्छा नोट्स बनाएगा उसका सैंपल मांगा जाएगा, और उनके नोट्स अगर सिस्टम मैनेजमेंट को पसंद आएगा तो उनको जो फी दिए हैं फी वापस कर दी जाएगी, और उनके नोट्स से कई लोगों को मदद मिलेगा। तो आप एक तरह से मददगार होंगे, आप नाम कमाएंगे। ठीक है। हमने देख लिया चूना कैसे बना, रॉ मटेरियल क्या था। जब बना तो कुछ क्विक लाइम बना था, तब उस तरह के कितने तरह के चूने बन सकते हैं, तो ये हम क्लासिफिकेशन में देखेंगे। अब चूने के क्लासिफिकेशन, जैसे यहां बना CO3 को गर्म कर दिए 900 डिग्री सेल्सियस पे, बन गया CaO प्लस CO2 निकल गया, ये उड़ गया। ठीक है, इसकी को कहते हैं अनबुझा चूना। तो पहला है अनबुझा चूना, या इसी को इंग्लिश में क्विक लाइम या फैट लाइम या रिच लाइम, या और भी इसके बहुत सारे नाम हैं, व्हाइट लाइम या प्योर लाइम। ये सब इसी के नाम है जो तुरंत तुरंत बना है, हमने गर्म किया और जो तुरंत प्रोडक्ट मिला, ये अनबुझा चूना है। तो जब ये तुरंत बनता है तो ये लंप के रूप में रहता है, ये इंपॉर्टेंट है, लंप फॉर्म में रहता है। लंप फॉर्म मतलब हल्का हल्का छोटा छोटा ढेला के रूप में, ढेला के रूप में। लंप मतलब ढेला ही होता है, ढेला के रूप में पाया भी जाता है। ठीक है, तो हाँ, इसको
इस पॉइंट को यहीं लिख लीजिएगा आप। हाँ ठीक है, ढेला के रूप में पाया जाता है। वो पॉइंट आपका इसी में इंक्लूडेड रहेगा। ठीक है, इसमें और क्या क्या पॉइंट होते हैं, इसकी शुद्धता, शुद्धता नहीं, इम्प्योरिटीज लिखिए। हाँ, इसमें इम्प्योरिटीज 5% और चूना, चूना मतलब CaO मतलब चूना 95% रहेगा। ठीक है, इम्प्योरिटीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है चूने की ताकत में, इसलिए हम लोग हर जगह इम्प्योरिटीज को पढ़ेंगे और इम्प्योरिटीज के आधार पे ही ये इसके कैसे कैसे टाइप्स अलग अलग हो जा रहे हैं, ये इम्प्योरिटीज के आधार पे ही देखना होता है। तो ये होता है अनबुझा चूना, जो कैसे बना, तुरंत गर्म किए तो अनबुझा चूना बन गया, इसी का नाम है क्विक लाइम। क्विक, क्विक से जान ही रहे, तुरंत बना है तो क्विक। या फैट, मोटा है, रिच है, मतलब इसमें CaO सबसे ज्यादा है, रिच है, CaO में रिच है, चूना में रिच है। इसका कलर व्हाइट रहेगा, व्हाइट लाइम, ये सबसे शुद्ध है इसलिए शुद्ध लाइम। सारा नाम आपको ऐसे याद हो गया। ठीक है, अब दूसरा हो जाएगा इम्प्योर लाइम। ये प्योर लाइम था, दूसरा इम्प्योर लाइम, PURE, इम्प्योर लाइम। इम्प्योर लाइम दो तरह के, हाइड्रोलिक लाइम, और इसका दूसरा टाइप्स हो गया लीन। लीन मतलब बहुत दुबला पुतला, या इसी को पुअर लाइम कहते हैं, लीन लाइम या पुअर लाइम। हाइड्रोलिक लाइम, हाइड्रा, हाइड्रा एक वर्ड है जो पानी से संबंधित है, तो जलीय चूना इसको कह सकते हैं। हाइड्रा वर्ड जहां भी आता है समझिए कि कुछ पानी से जुड़ा हुआ मामला है, तो ये भी क्योंकि ये अब इसको बुझाना होता है, तो इसको बुझाने के बाद उसमें पानी की मात्रा आ गई तो हाइड्रोलिक लाइम हो गया, उससे भी रद्दी क्वालिटी का चूना हो गया तो पुअर लाइम हो गया। इसके टाइप्स हम लोग खास तरह से देखेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। क्लासिफिकेशन में इतनी चीजें देख ली हम लोग, अनबुझा चूना, ठीक है। इम्प्योर लाइम, प्योर लाइम, इम्प्योर लाइम के दो टाइप, हाइड्रोलिक लाइम और दूसरा लीन या पुअर लाइम। ठीक है, हाइड्रोलिक लाइम, इन दोनों में क्या अंतर है, इसकी अशुद्धि, अशुद्धि इम्प्यूरिटीज, इम्प्यूरिटीज अशुद्धि 5 से 30% के बीच रहेगी। 5% तक रहा तो प्योर लाइम या क्विक लाइम, फैट लाइम, पीछे वाला मामला। 5 से 30 तक रहा तो हाइड्रोलिक लाइम, और 30 से ज्यादा रहा, 30% से ज्यादा रहा तो लीन लाइम या पुअर लाइम। अब इनमें बहुत, इनमें इनकी जो क्लासिफिकेशन है वो मेन है आपके, इसी को मुख्य रूप से हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, इसको ए लिख लीजिए, इसको कैपिटल बी, चलिए कुछ भी लिखिए, हेडिंग आप अपने मनपसंद के अनुसार बनाते रहिए। 1, छोटा वाला ये लिख लीजिए, इसको, इसको कहेंगे क्लास सी, क्लास सी। ये हो जाएगा क्लास बी। अच्छा ठीक है, ऐसे आपका ए बी सी मैटर गड़बड़ा जाएगा, ए में क्लास ए ही रखने देते हैं, क्लास बी, क्लास ए, क्लास ए, क्लास बी,
80 में क्लास सी, क्लास सी, ठीक है। क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी। चूने का क्लासिफिकेशन क्लास में किया गया है। क्लास ए कैटेगरी का चूना, बी कैटेगरी का चूना और सी कैटेगरी का चूना। तो सबसे पहले हम लोग सी देखते हैं। अगर इम्प्योरिटीज, शॉर्टकट इम्प्योरिटीज लिख रहे हैं, 5 से 10% के बीच रहेगा, अशुद्धता, अशुद्धता का मतलब क्या हो गया, जैसे चूना बना, कंकड़ पत्थर बना, तो उसमें अशुद्धता, जैसे इम्प्योरिटीज में क्या क्या रहेगा, मैग्नीशिया आ गया, आयरन ऑक्साइड हो गया। चूना के अलावा जो फॉरेन पार्टिकल्स हैं, जो अलग चीजें हैं, आयरन ऑक्साइड या ईटीसी। तो अगर इम्प्योरिटीज 5 से 10 तक है तो क्लास सी है। इम्प्योरिटीज 10 से 20 तक है, क्लास बी है। अगर इम्प्योरिटीज 20 से 30% है तो क्लास ए है। ठीक है, इसी को बोलते हैं क्लास ए। इसमें इम्प्योरिटी ज्यादा है, कम है, और भी कम है, तो इसको कहते हैं फिबली हाइड्रोलिक। फिबली हाइड्रोलिक मतलब कम हाइड्रोलिक, कम, कम हाइड्रोलिक, हाइड्रोलिक, मध्यम हाइड्रोलिक, और इसको कहेंगे एमिनेंटली, एमिनेंटली हाइड्रोलिक। मतलब ये पूर्ण रूप से हाइड्रोलिक है, ये मध्यम हाइड्रोलिक है, ये फिबली हाइड्रोलिक है। इनमें अंतर आप जान ही रहे हैं, इम्प्योरिटीज के आधार पर अंतर बताया गया है। अब एक चीज देखा जाता है, नोट्स यहाँ पे किनारे पे आप लिख लीजिएगा कि इम्प्योरिटीज जितना ज्यादा रहेगा, इम्प्योरिटी जितना ज्यादा बढ़ता है, तो हमारा हाइड्रोलिसिटी भी उतना ज्यादा बढ़ता है। हाइड्रोलिसिटी भी बढ़ेगा, देख रहे हैं ना, कम हाइड्रोलिक, मध्यम हाइड्रोलिक, ज्यादा हाइड्रोलिक। अशुद्धता भी इधर इम्प्योरिटीज बढ़ते जा रहा है और हाइड्रोलिसिटी भी बढ़ते जा रहा है। तो इसको एक हम पॉइंट के रूप में जान सकते हैं, इम्प्योरिटीज बढ़ रहा है तो हाइड्रोलिसिटी बढ़ रहा है। अब जितना हाइड्रोलिसिटी ज्यादा होगा, स्लैकिंग उतना ही कम होगा, स्लैकिंग उतना ही कम होगा। स्लैकिंग मतलब पहले पानी ज्यादा मात्रा में लग रहा था बुझाने के लिए, अब पानी कम मात्रा में लगेगा, तो जिसमें इम्प्योरिटीज कम है, यानी कि चूना, पानी कौन सोखेगा, चूना ही तो सोखेगा। 900 डिग्री सेल्सियस चूना ही तो निकालेगा, बार बार 900 डिग्री सेल्सियस रहेगा तो पानी उड़ जाएगा, तो फिर पानी डालना पड़ेगा, फिर पानी उड़ जाएगा, तो बार बार पानी डाल डाल के उसको सुखाना पड़ता है। अब इम्प्योरिटी ज्यादा है, यानी कि चूना कम है, तो कम पानी लगेगा, तो स्लैकिंग कम हो जाएगा। तो इम्प्योरिटी ज्यादा, हाइड्रोलिसिटी ज्यादा और स्लैकिंग कम। ये पॉइंट आप समझ गए, ठीक है। तो पहले क्या था, पहले जब सीमेंट का खोज नहीं हुआ था तो चूने से ही जुड़ाई की जाती थी, और पहले ईंट भी बहुत कम थे। पहले मिट्टी के मकान हुआ करते थे और खपरेल के मकान, मिट्टी से दीवार बना देते थे और खपरे से छा देते थे। लेकिन चूने का इस्तेमाल सिर्फ बड़े घरानों में या राजमहलों में होता था, और वहां भी ईंट नहीं, पत्थरों को जोड़ा जाता था। तो आज भी जब आप किसी राजा महाराजा या कोई घूमने वाली जगह पे जाते हैं जहाँ किला देखने का मौका मिलता है, तो उनके दरार में देखते होंगे सफेद मटेरियल होता है, तो वो सफेद मटेरियल चूना ही था, चूना ही पहले था। और देखिए कि चूने की ताकत की आज तक अभी वो सब बरकरार है। वो एक कारीगरी का भी कमाल है कि आज तक बरकरार है, सिर्फ चूने की ताकत नहीं है, ताकत तो चूने से ज़्यादा सीमेंट में है, और सीमेंट में भी कई क्वालिटी हैं जिनकी ताकतें और ज़्यादा हैं। समय के अनुसार रिसर्च बढ़ी, पढ़ाई बढ़ा, टेक्नोलॉजी बढ़ा, तो ताकत भी बढ़ा। लेकिन ये बहुत मायने रखती है, बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि आज कितना ज़माना पहले का बनाया हुआ किला भी आज तक गिरा नहीं, कहीं ना कहीं सुरक्षित है, और सिर्फ चूने की मदद से। तो
घर बनाने में कौन सा चूना इस्तेमाल होगा, ए या बी? तो घर बनाने के लिए ये पूछा जाएगा आपको यूज में, या आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऑप्शन देके पूछ सकता है। क्लास ए बी सी डी ई तक भी जाता है क्लासिफिकेशन, वो आपके लिए नहीं है। हायर स्टडीज में जाइएगा तो डी और ई भी पढ़ना रहता है, जो मैग्नीशिया के कंटेंट पे, मैग्नीशिया के मात्रा के आधार पे दिया जाता है, तो उसको खैर रहने देते हैं अभी। यूज यूज से पहले ताकत देख लेते हैं, किसमें कितनी ताकत है। क्लास सी, जो क्लास सी का चूना है उसको पानी मिलने के बाद सेटिंग का टाइम 21 दिन है। 21 दिन में वो धीरे 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 रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा और सेट हो जाएगा। इसमें इम्प्योरिटी कम है, सेटिंग ज्यादा लग रहा है। इसका सेटिंग कितना लेगा ये? 7 डेज। ये 7 दिन में सेट हो जाएगा, और ये कितना दिन में सेट होगा? ये 2 से 3 दिन में सेट हो जाएगा। ठीक है, सेटिंग जान गए, थोड़ा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ भी जान जा रहे हैं। ताकत, ए का ताकत, इम्प्योरिटी ज्यादा तो ताकत भी ज्यादा। इम्प्योरिटीज ज्यादा, ताकत यानी कि स्ट्रेंथ ये भी ज्यादा, और सेटिंग टाइम कम, और सेटिंग टाइम कम। ये ऑर्डर भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, स्ट्रेंथ, ताकत 28 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का अगर हम क्यूब बनाएं तो उसकी ताकत, उसको तोड़ेंगे सीटीए मशीन पर, कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन पे, तो उसकी ताकत 28 kg आएगी क्लास ए की। और इसकी ताकत कितनी आएगी भाई? क्लास बी की ताकत पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और ताकत के मामले में इसका कोई खास रीडिंग नहीं है, तो इसको रहने देते हैं। तो घर बनाने में यही दोनों का यूज होता है। ठीक है, मैसोनरी वर्क में यूज हम लोग देख लेते हैं अब। यूज ये देख लिए, इम्प्योर लाइम, इम्प्योर लाइम के दो टाइप्स, हाइड्रोलिक लाइम और लीन पुअर लाइम। ये इसके आगे का डिटेल आपको नहीं जानना है। इसमें 3 टाइप्स होते हैं, ये भी बहुत हल्का जानना था, मैंने बहुत डीप में बताया है आपको। क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी। अब क्लास सी से याद रखिए तो ज्यादा बढ़िया है। 5 से 30 अशुद्धि तो हाइड्रोलिक लाइम, अब 5 से 10 अशुद्धि तो क्लास सी, 10 से 20 अशुद्धि तो क्लास बी, अब 20 से 30 अशुद्धि तो क्लास ए। फिबली हाइड्रोलिक सी मतलब कम हाइड्रोलिक, सेटिंग 21। ये मध्यम हाइड्रोलिक, ये एमिनेंटली हाइड्रोलिक, एमिनेंटली मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग हाइड्रोलिक। इसकी सेटिंग 21 दिन में ये सेट होगा क्लास सी, 7 दिन में सेट हो जाएगा, और ये 2 से 3 दिन में सेट हो जाएगा। इम्प्योरिटी ज्यादा तो सेटिंग कम, इम्प्योरिटी ज्यादा तो ताकत भी ज्यादा। तो ताकत इसका बहुत कम, इसका 17 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसका सेटिंग 28 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा यूज जानते हैं, इसके बाद हम लोग सीमेंट पढ़ेंगे। यूज बहुत छोटा टॉपिक है, देख लीजिए, आप सब जान ही रहे हैं। हालांकि ये बहुत पहले यूज होता था, अब देखने को जल्दी नहीं मिलता है। मसाला बनाने में मोर्टार, एक होता है लाइम मोर्टार, एक होता है सीमेंट मोर्टार। तो ये कौन सा मोर्टार बनेगा? लाइम मोर्टार। सीमेंट डाल के मोर्टार बना दिए, सीमेंट सैंड मिला दिए तो सीमेंट मोर्टार हो गया।
चूना में सैंड मिला दिए, चूना में बालू मिला दिए तो लाइम मोर्टार हो गया, मोर्टार। ठीक है, मसाला बनाने में, मसाला इसमें कौन सा यूज करेंगे, ए और बी वाला यूज करेंगे, क्लास ए और बी का यूज करेंगे, सी वाला यूज नहीं करते हैं। रंगाई पुताई में ये यूज होता है, अभी भी ये काम होता है घरों में, पोचारा कराने में, प्लास्टर कराने में। सीमेंट जब प्लास्टर आपका हो जाता है उसके बाद सफेदी करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, रंगाई पुताई। शहरों में अब इसका भी इस्तेमाल कम हो गया है, लोग पीओपी और वाल पुट्टी का काम करवाते हैं। वाल पुट्टी भी एक तरह से चूना ही है रंगाई पुताई में। और कहा, सैंड लाइम ब्रिक्स बनाने में, एक खास तरह का ब्रिक होता है सैंड लाइम ब्रिक, सैंड लाइम ब्रिक्स बनाने में भी इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो ये लाइम का टॉपिक आपका खत्म होता है।